नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल चौधरी आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करने वाले हैं संस्कृत शिक्षण विधियों की। आज से लेकर के लॉकडाउन तक संस्कृत की शिक्षण विधियां व विगत परीक्षाओं में आई हुई संस्कृत शिक्षण विधियों के प्रश्न आरटेट व सीटेट के अंदर व रीट के अंदर जितने भी प्रश्न आए उन सब के बारे में हम परिचर्चा करने वाले हैं। शिक्षण विधियों को हम बहुत ही रोचक तरीके से, मनोवैज्ञानिक तरीके से हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। शिक्षण विधियों में पढ़ने से पूर्व हम एक कुछ चर्चा करेंगे आपसे कि शिक्षण और शिक्षण विधियां होती क्या हैं। शिक्षण और शिक्षण विधियां होती क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। शिक्षण क्या है, शिक्षण किसे कहा जाता है। शिक्षण कक्षा में पाठ्यक्रम को लेकर, शिक्षण किसे कहते हैं, कक्षा में पाठ्यक्रम को लेकर शिक्षक व छात्र के मध्य होने वाली अंतःक्रिया को, शिक्षक व छात्र के मध्य होने वाली, शिक्षक व छात्र के मध्य अंतःक्रिया को शिक्षण कहा जाता है। शिक्षण किसे कहते हैं, पाठ्यक्रम को लेकर शिक्षक व छात्र के मध्य होने वाली अंतःक्रिया को शिक्षण कहा जाता है। ये तो हो गया शिक्षण। फिर शिक्षण विधियों में हम देखेंगे शिक्षण विधि किसे कहा जाता है। शिक्षण विधि किसे कहेंगे, शिक्षण विधि के अंदर भी शिक्षण कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किए जाने को, शिक्षण कार्य को शिक्षण विधि किसे कहेंगे, शिक्षण कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने को, सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने को क्या कहेंगे हम, प्रस्तुत करने को शिक्षण विधि कहेंगे। शिक्षण व शिक्षण विधि। शिक्षण क्या है, शिक्षण तो पाठ्यक्रम को लेकर शिक्षक व छात्र के मध्य होने वाली जो अंतःक्रिया है उसे हम शिक्षण कहेंगे। तथा शिक्षण विधि किसे कहेंगे, शिक्षण विधि के बिना कोई भी शिक्षण कार्य नहीं करवाया जा सकता। सर्वप्रथम हमें इस बात पर बल देना है, ध्यान देना है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो शिक्षण विधि जो है, ये विधि शिक्षण करवाया जाएगा वो विधियों के माध्यम से करवाया जाएगा। बिना विधियों के कभी भी शिक्षण कार्य नहीं करवाया जा सकता। तो शिक्षण विधि किसे कहेंगे, शिक्षण कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने को, शिक्षक के द्वारा। शिक्षण कार्य को कौन करेगा, सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत कौन करेगा, शिक्षक। शिक्षक के द्वारा शिक्षण कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से या सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने को हम शिक्षण विधियां या शिक्षण विधि कहेंगे। बिना विधियों के कभी भी किसी भी शिक्षण कार्य को नहीं करवाया जा सकता। किसी भी कार्य को उसके ढंग से, उसके तरीके से ही किया जाता है। बिना ढंग से किसी भी कार्य को नहीं किया जाता। अब ये तो हो गई हमारी बात शिक्षण और शिक्षण विधियां किसे कहते हैं इसके बारे में। अब हम बात करेंगे एक प्रश्न, कई जगह मैंने विद्यार्थियों के मन में इस प्रश्न को देखा, कई कक्षाओं के माध्यम से, रीट की और सीटेट की कक्षाओं के माध्यम से छात्रों के मुख से एक प्रश्न सुना कि संस्कृत भाषा कीदृशी भवेत्, अर्थात संस्कृत भाषा होती कैसी है। ये प्रश्न रीट के अंदर, रीट 2017-18 के अंदर जो वैकेंसी आई थी, 17-18 के अंदर जिसका इसका एग्जाम भी था शायद, तो उसके लैंग्वेज सेकंड के अंदर ये प्रश्न आया था, संस्कृत भाषा भवेत्, संस्कृत भाषा किस प्रकार की होती है। विकल्प थे, विकल्प था पहला विमर्शनात्मक भाषा, व्याख्यानात्मक भाषा, विकल्प नंबर 2, विकल्प नंबर 3 था विश्लेषणात्मक भाषा, विकल्प नंबर 4 था संश्लेषणात्मक भाषा। तो इसका उत्तर क्या होगा, संश्लेषणात्मक भाषा। देखिए संस्कृत संश्लेषणात्मक भाषा किस प्रकार से कही जाती है, ये भी आपके बारे इसको जानकारी होनी चाहिए आपको। संस्कृत भाषा को संश्लेषणात्मक भाषा किस प्रकार से कहा जाता है, क्योंकि देखिए संश्लेषणात्मक भाषाएं वे भाषाएं होती है जो प्रकृति व प्रत्यय के माध्यम से निर्मित होती है। किसके माध्यम से, प्रकृति व प्रत्यय के माध्यम से निर्मित होती। वे भाषाएं जो प्रकृति व प्रत्ययों के माध्यम से निर्मित होती, अर्थात
वे भाषाएं जिनके शब्दकोश के शब्द निर्मित किए जाते हों। आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। ऐसी भाषाएं जिन भाषाओं में शब्दकोश के जो शब्द होते हैं उन्हें निर्मित किया जाता हो, उसे हम संश्लेषणात्मक भाषा कहते हैं। दूसरी बात, विश्लेषणात्मक भाषा किसे कहा जाता है? हिंदी जो भाषा है मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी के लिए ये प्रश्न आएगा, आ गया है या आने वाला है। रीट 2020 के इस स्पेशल क्लास के अंदर इसके बारे में, जो हिंदी भाषा है वो विश्लेषणात्मक भाषा है। कैसी भाषा है? विश्लेषणात्मक भाषा। हिंदी भाषा को विश्लेषणात्मक भाषा का दर्जा दिया गया है, अर्थात हिंदी को विश्लेषणात्मक भाषा माना गया है। बात क्या है देखिएगा, संस्कृत भाषा कीदृशी भवेत्, संस्कृत भाषा कैसी होनी चाहिए, कैसी हैं? तो ये संस्कृत भाषा है विश्लेषणात्मक भाषा है, जो प्रकृति व प्रत्यय के माध्यम से निर्मित होती है, अर्थात इसके सभी शब्द निर्मित किए जाते हैं, अतः इसे संश्लेषणात्मक भाषा संस्कृत भाषा को कहा जाता है। हिंदी भाषा को विश्लेषणात्मक भाषा कहा जाता है। अब आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए कि संश्लेषणात्मक कौन सी भाषा है और विश्लेषणात्मक कौन सी भाषा है। क्लियर मित्रों, अभी हम संस्कृत के शिक्षण विधियों के फर्स्ट टॉपिक की ओर चलने वाले हैं, जिसका नाम है प्राचीन और अर्वाचीन, नई व पुरानी विधियां, परंपरागत विधियां या नूतन विधियां। इस टॉपिक की ओर चलने वाले हैं। उससे पूर्व मैं आपको कह देना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक अच्छी प्रकार से देखें। अपने सभी मित्रों को इस वीडियो को देखने के लिए प्रेरित करें। लॉकडाउन के अंदर संस्कृत की शिक्षण विधियां, कोई भी यूट्यूब चैनल या कोई भी क्लास, ऑनलाइन क्लासेस आपको संस्कृत की शिक्षण विधियां इस प्रकार इतनी गहराई से नहीं पढ़ाएगी। ये मेरा आप कहीं भी देख लीजिएगा, किसी भी ऑनलाइन क्लास या यूट्यूब चैनल को देख लीजिएगा। मैं आपके लिए बहुत ही शानदार मनोवैज्ञानिक ढंग से सूक्ष्मतम और गहनतम अध्ययन के माध्यम से शिक्षण विधियों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। इसी क्लास को, इसी वीडियो को आप भास्कर क्लासेस बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। वहां से भी आप इस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं, वहां से भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो हम चलते हैं हमारे पहले टॉपिक की ओर। हमारा पहला टॉपिक है प्राचीन विधियां या परंपरागत विधियों की ओर। आपने सीखा शिक्षण किसे कहा गया, शिक्षण विधि किसे कहा जाता है, संस्कृत भाषा किस प्रकार की है, हिंदी भाषा किस प्रकार की मानी जाती है। ये प्रश्न अवश्य रीट या सी टेट के एग्जाम्स के अंदर, अन्य राज्यों के टेट के एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। चलो हम चलते हैं शिक्षण विधियों की ओर। सबसे पहला ही हमारा टॉपिक रहेगा, वो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण, जिससे आज तक 8 प्रश्न निर्मित हो चुके हैं। यह टॉपिक जिससे आज तक कितने प्रश्न निर्मित हो चुके हैं, रीट के अंदर, ओनली रीट के अंदर कितने प्रश्न निर्मित हो चुके हैं? 8 प्रश्न निर्मित हो चुके हैं। कितना महत्वपूर्ण हो सकता है आप समझिए। किसी भी विषय वस्तु को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसके प्रथम सोपान से हमें पढ़ना चाहिए। अगर उस विषय को जानना है, उसके अंदर दक्षता प्राप्त करनी है, तो उस विषय को क्या कहा जाता है? शिक्षण विधि पढ़ रहे तो शिक्षण किसे कहते हैं, विधि किसे कहते हैं, फिर उसका प्रथम सोपान, प्रथम टॉपिक कौन सा, वहां से पढ़ेंगे तो हम अच्छे से समझ सकते हैं। हम परंपरागत या प्राचीन विधियां या नवीन विधियों को न पढ़ करके सर्वप्रथम ये मूल्यांकन टॉपिक को पढ़े तो ये हमारे लिए समझना अति कठिन कार्य है। देखिएगा, सबसे पहला ही टॉपिक हम लेंगे परंपरागत या प्राचीन विधियां। परंपरागत या प्राचीन विधियां, संस्कृत की परंपरागत या प्राचीन विधियां मैं आपको बहुत ही सरलतम तरीके से हिंदी के माध्यम से समझाते हुए आपको बताऊंगा, क्योंकि संस्कृत शिक्षण विधियां जो है बुक्स के अंदर, किताबों के अंदर, गाइडों के अंदर संस्कृत में लिखी हुई है, वहां से समझना अति कठिन होता है। अतः हम इसको सरलतम तरीके से हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे। परंपरागत या प्राचीन जो विधियां हैं, और दूसरा इसका प्रकार आता है इसी टॉपिक का नवीन विधियां, नवीनतम विधियां और नवीन विधियां या उसे अर्वाचीन विधियां भी हम कह सकते हैं। जो ये परंपरागत या जो प्राचीन विधियां हैं, उसके अंदर सबसे पहले एक विधि का नाम आता है, सबसे पहले एक विधि का नाम आता है जिसका नाम है पाठशाला
पाठशाला विधि। पाठशाला विधि मित्रों ध्यान रखिएगा, इस पाठशाला विधि से आज तक 4 प्रश्न निर्मित हो चुके हैं। कितने प्रश्न निर्मित हो चुके हैं? 4 प्रश्न निर्मित हो चुके हैं इस पाठशाला विधि के ऊपर। कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। जब कभी भी प्रथम टॉपिक से कोई भी शिक्षक या पेपर निर्मित करने वाला जब पेपर निर्मित करता है तो या तो पाठशाला विधि से प्रश्न निर्माण करता है या फिर व्याकरण अनुवाद विधि या भंडारकर विधि से प्रश्न निर्माण करता है। इन दोनों विधियों के आज तक 3 से 4 प्रश्न, दोनों के 3-3, 4-4 प्रश्न आ चुके हैं रीट के अंदर। पाठशाला विधि, पाठशाला विधि से आप समझ सकते हो प से पाठशाला और प से परंपरागत या प्राचीन विधियां, पहली बात। फिर इस विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पाठशाला विधि को अन्य किन नामों से जाना जाता है? पहली बात तो ये परंपरागत विधि मानी जाती है, और फिर दूसरा ये प्राचीनतम विधि मानी जाती है। कैसी विधि मानी जाती है? प्राचीनतम विधि मानी गई है, और इसे परंपरागत विधि के नाम से भी जाना जाता है, और इसे गुरुकुलीय विधि के नाम से भी जाना जाता है। किस विधि के नाम से जाना जाता है? गुरुकुलीय विधि के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसे मठ विधि के नाम से भी जाना जाता है। किस विधि के नाम से जाना जाता है? मठ विधि के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसे पंडित विधि के नाम से भी जाना जाता है। किस विधि के नाम से? पंडित विधि के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसे आश्रम विधि के नाम से भी जाना जाता है। आश्रमों में यह पढ़ाई जाती थी, आश्रम विधि के नाम से भी इसे जाना जाता है। दोस्तों इसे मौखिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। किस विधि के नाम से जाना जाता है? मौखिक विधि के नाम से भी जाना जाता है, और इसे वैदिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक विधि के नाम से भी, वैदिक विधि, वेदों का अध्ययन करवाना। प्राचीन काल के अंदर वेदों का अध्ययन करवाया जाता था, इसे इसलिए वैदिक विधि के नाम से भी इसे जाना गया। और तो देखिए पाठशाला विधि को किन किन नामों से जाना गया। इस विधि को परंपरागत विधि के नाम से जाना गया, पाठशाला विधि को प्राचीनतम विधि के नाम से जाना गया, पाठशाला विधि को गुरुकुलीय विधि के नाम से जाना गया, मठ विधि के नाम से जाना गया, पंडित विधि के नाम से जाना गया, आश्रम विधि के नाम से जाना गया, मौखिक विधि, बहुत महत्वपूर्ण याद रखिएगा, मौखिक विधि के नाम से जाना गया, और वैदिक विधि के नाम से भी जाना गया। क्यों मौखिक विधि के नाम से कैसे जाना गया? क्योंकि प्राचीन काल में जो शिक्षण कार्य करवाया जाता था, गुरुकुलों में करवाया जाता था, पाठशालाओं में करवाया जाता था, आश्रमों में करवाया जाता था, मठों में करवाया जाता था, और वैदिक रीति रिवाज के माध्यम से करवाया जाता था, मौखिक रूप से अध्ययन करवाया जाता था, इसलिए इसे मौखिक विधि कहेंगे। इन सब को मिला के कौन सी विधि हुई? मौखिक विधि। और ये सभी की सभी किस विधि के उपनाम है? पाठशाला विधि के। पाठशाला विधि कैसी मानी जाती है? परंपरागत या प्राचीन विधि मानी जाती है। बहुत महत्वपूर्ण यही प्रश्न आ चुके हैं। निम्न विधिषु का विधि प्राचीनतम वर्तते। निम्न विधियों में कौन सी विधि प्राचीनतम विधि के नाम से जानी जाती है? इसी प्राचीन और परंपरागत विधियों में एक विधि परायण विधि भी आएगी, किंतु इसी विधि को भी परायण विधि के नाम से, परायण विधि के नाम से भी जाना गया। परायण विधि के नाम से भी इस विधि को जाना है। परायण का मतलब होता था वैदिक काल में और प्राचीन काल में जो अध्ययन करवाया जाता था, अष्टाध्यायी का अध्ययन करवाया जाता था, या फिर वेदों का अध्ययन करवाया जाता था, या उपनिषदों का अध्ययन करवाया जाता था, वेदांगों का अध्ययन करवाया जाता था, दर्शनों का अध्ययन जो करवाया जाता था वैदिक माध्यम से करवाया जाता था, और उसको मौखिक रूप से करवाया जाता था। और इसी गुरु अपने शिष्यों के समक्ष इस विधि के माध्यम से उन मंत्रों को, उन सूत्रों को अपने शिष्यों को सुनाया करते थे। फिर वे शिष्य उनका अनुसरण करके उनको मौखिक रूप से याद किया करते थे, और फिर वे अपने अध्ययन के पश्चात वे उसका पारायण किया करते थे, मतलब उसको दोहराया करते थे, मौखिक रूप से दोहराया करते थे। लेखन विद्या का विकास उस समय था नहीं, ताड़पत्रों पर, भोजपत्रों पर लिखा जाता था, जो आचार्यों के पास या जो आश्रमों में ऋषि मुनियों के पास जो हुआ करते थे, भोजपत्र या ताड़पत्र या श्वेत पत्र, उन पर इसको लिखा जाता था। ये है इस विधि के उपनाम। क्या नाम है मित्रों? उपनाम। बहुत ही महत्वपूर्ण है।
इस विधि के अंदर रीट आरटेट 2012 लैंग्वेज सेकंड के अंदर इसके अंदर प्रश्न आया, 2015 रीट के अंदर इस विधि के ऊपर से प्रश्न आया, और 2018 के अंदर 17-18 के अंदर रीट के माध्यम से इस विधि के ऊपर प्रश्न पूछा गया। तो आज तक इस विधि पर 3 से 4 प्रश्नों को पूछा जा चुका है। अब इस विधि के हम लाभ व उद्देश्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस विधि के लाभ व उद्देश्य क्या हैं, इस विधि से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है और इस विधि के उद्देश्य क्या माने गए हैं। सबसे पहले लाभ व उद्देश्यों की बात करें तो पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति इस विधि से होती है। पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति मित्रों, पुरुषार्थ चतुष्टय मतलब 4 पुरुषार्थ होते कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 पुरुषार्थ कौन से? धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की प्राप्ति किस विधि के माध्यम से की जाती थी? पाठशाला विधि के माध्यम से की जाती थी। क्यों की जाती थी? शिक्षण कार्य करवाने के पश्चात ही कोई विद्यार्थी इस शिक्षण को अपने कार्य रूप में ढाल करके वह धर्म करेगा, अर्थ अर्थात धन कमाएगा, काम अर्थात काम की प्राप्ति करेगा। उन सब के पश्चात अंत के अंदर वो संन्यास आश्रम के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति करेगा। अर्थात पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति किस विधि के माध्यम से होती है? पाठशाला विधि के माध्यम से होती है। उसके बाद में इसके अंदर दूसरा इसका जो है प्राचीन भारतीय संस्कृति का संरक्षण, नंबर 1। नंबर 2 पे क्या है? प्राचीन भारतीय संस्कृति का प्रश्न बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये जो मैं अभी लाइन लिख रहा हूं, ये जो लाभ व उद्देश्य लिख रहा हूं, इनके ऊपर प्रश्न निर्मित हो चुके हैं और यहीं से प्रश्न और निर्मित होंगे। घुमा फिरा के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो यहां से पूछे जाते हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति का संरक्षण, इसी विधि के माध्यम से प्राचीन भारतीय संस्कृति का संरक्षण होता है। कैसे होता है? जब वेदों का अध्ययन करवाया जाएगा, प्राचीन आश्रमों के माध्यम से 4 आश्रमों के बाद यहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम की क्रियाकलापों को इस विधि के माध्यम से बताया जाए तो प्राचीन भारतीय संस्कृति का हमें ज्ञान होगा। तो हम उसके ऊपर जो प्राचीन भारतीय संस्कृति में यज्ञ आदि किया करते थे, हम यज्ञ करेंगे तो उससे पर्यावरण की शुद्धि होगी। तो इस माध्यम से हम प्राचीन भारतीय संस्कृति की ओर लौटेंगे और इसी विधि के माध्यम से प्राचीन भारतीय संस्कृति का संरक्षण होगा। फिर इसके अंदर क्या होता है? मौखिक जो है पारायण जो इसके अंदर किया जाता है, तो इसके अंदर जो तीसरा हमारा लाभ व उद्देश्य उच्चारण, शुद्ध उच्चारण में सामर्थ्य संपादन, शुद्ध उच्चारण में सामर्थ्य संपादन। विद्यार्थियों देखिएगा, शुद्ध उच्चारण में सामर्थ्य संपादन अर्थात इस विधि के माध्यम से जब आचार्य या गुरु हमें इस विधि के माध्यम से कुछ वेद मंत्रों या कुछ उपनिषदों के मंत्रों या फिर पुराणों के मंत्रों, श्लोकों और सूत्रों को हमारे को सुनाएंगे और फिर वो हमें ही मौखिक कार्य करवाएंगे हमारे से, और उसी का हम जब पारायण करेंगे तब हमारे बार बार मौखिक बोलने से और पारायण करने से इनके अंदर हमारी उच्चारण शुद्धता होगी। क्या होगी? उच्चारण शुद्धता की प्राप्ति होगी। फिर इस प्रकार से जब हम पारायण करेंगे तो इसका चौथा लाभ आता है स्वाध्याय के प्रति रुचि का उत्पादन। स्वाध्याय में रुचि उत्पादन। स्वाध्याय में किसका? रुचि का। जब हम इसी को मौखिक विधि को हमारे दिए हुए कार्य को, अभ्यास कार्य को हम प्राप्त करके उसको उच्चारण करेंगे, अच्छी प्रकार से बार बार करेंगे और फिर उसका पारायण अर्थात उसको दोहराएंगे, तब हमारे स्वाध्याय में क्या होगा? रुचि का उत्पादन होगा और हम उस विषय को, किसी भी विषय को, सब्जेक्ट को अच्छी प्रकार से हम उसको हम तन्मयता के साथ उसका अध्ययन करेंगे, गहराई से अध्ययन करेंगे, तो हमारे स्वाध्याय में रुचि उत्पन्न होना
वो उत्पन्न आराम से हो सकती है, उत्पन्न होती है। किससे होती है? इस विधि के माध्यम से लाभ और ये इसके उद्देश्य। अब हम देखते हैं इन उपनाम पढ़े इस विधि की, हमने इस विधि को किस प्रकार से विधि के बारे में जानकारी प्राप्त की, हमने इसके लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त की, इसके उद्देश्य के बारे में जानकारी प्राप्त की, और इसे मौखिक विधि के माध्यम से किस प्रकार जाना गया, वैदिक विधि के माध्यम से, परायण विधि के माध्यम से किस प्रकार से इस विधि को जाना गया, ये भी हमने इस विधि के बारे में पूछा। प्रश्न कैसे निर्मित होगा, बात है कैसे प्रश्न निर्मित हुए, मैंने अभी बात की। कैसे प्रश्न निर्मित होगा वो भी हम बात करते हैं। प्राचीनतम विधि का सबसे पहले तो इसके अंदर प्रश्न पूछा गया है और पूछा जाएगा, निम्न विधि, निम्न विधियों में प्राचीन विधि कौन सी है? ये आपको प्राचीन विधि, निम्न विधि, पाठशाला विधि, दूसरा आपको दे दिया भंडारकर विधि, तीसरा आपको दे दिया व्याकरण अनुवाद विधि, तीसरा आपको दे दिया प्रत्यक्ष विधि। तो आपको इसके अंदर सबसे प्राचीन विधि किस विधि को माना जाना चाहिए? पाठशाला विधि को या परायण विधि को माना जाता है। परायण विधि इसी का ही दूसरा नाम। फिर प्रश्न पूछा जाएगा, पाठशाला विधि उपनाम नास्ति, निम्न विकल्पों में पाठशाला विधि का उपनाम नहीं है, कौन सा एक नहीं है? तो हमें इसके उपनाम इस प्रकार से भी याद रखने हैं। इस प्रकार से प्रश्न इसके अंदर पूछे जाते हैं। फिर ये प्रश्न पूछा जाएगा, पाठशाला विधि, जो पाठशाला विधि है उनमें से कोई एक कार्य इसका नहीं है। स्वाध्याय में रुचि उत्पादन करना, शुद्ध उच्चारण में सामर्थ्य संपादन होना, प्राचीन भारतीय संस्कृति का संरक्षण करना और धनार्जन करना, अर्थात धन को प्राप्त करना। तो इसका एक कौन सा नहीं होगा? धन अर्जन नहीं करना, स्वाध्याय में रुचि उत्पन्न करना, शुद्ध उच्चारण होना, प्राचीन भारतीय संस्कृति का संरक्षण इस विधि के माध्यम से होता है, किंतु धन का अर्जन करना ये यहाँ पर इसके अंदर नहीं बताया गया है। तो ये हमारी मित्रों थी पाठशाला विधि और कैसे इसके अंदर प्रश्न निर्मित हुए, कैसे होंगे, क्या उद्देश्य, क्या लाभ और क्या इसके उपनाम और क्या ये कौन सी प्राचीनतम विधि मानी जाती है, ये सारा आपको कवर करके रखना है। फिर हम दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण जो विधि है, अगली विधि जो भंडारकर विधि या व्याकरण अनुवाद विधि के नाम से जानी जाती है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं इसका। और हम चलते हैं आगे भंडारकर विधि की ओर, व्याकरण अनुवाद विधि की ओर चलते हैं। दूसरी जो हमारी मित्रों विधि है उस विधि का नाम व्याकरण अनुवाद विधि, उसके लाभ उद्देश्य, उस विधि के उपनाम, उस विधि के प्रवर्तक का नाम, उस विधि का कब प्रवर्तन किया गया और उस विधि को पाश्चात्य विधि के नाम से क्यों जाना जाता है, ये सारी बातें हम व्याकरण अनुवाद विधि के अंदर सीखने वाले हैं। परंपरागत और प्राचीन विधियों की महत्वपूर्ण नंबर 2 पर आने वाली विधि जिसका नाम है व्याकरण अनुवाद विधि। व्याकरण अनुवाद विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, दीर्घ संधि होगी है, व्याकरण अनुवाद विधि। देखिए, व्याकरण अनुवाद विधि के सर्वप्रथम तो प्रवर्तक का नाम क्या है? प्रवर्तक का नाम, प्रवर्तक कौन है इस विधि के? श्री राम कृष्ण गोपाल भंडारकर। श्री राम कृष्ण गोपाल भंडारकर, इस विधि के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? श्री राम कृष्ण गोपाल भंडारकर। और इस विधि का प्रवर्तन कब हुआ इस विधि का? इस विधि का प्रवर्तन हुआ 1835 में। कब हुआ? 1835 में। 1835 में इस विधि का प्रवर्तन हुआ, अर्थात ये विधि प्रकटित हुई। इस विधि को प्रकाशन में कौन लेके आए? श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। और इस विधि के उपनाम क्या क्या माने जाते हैं? देखिए मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्याकरण अनुवाद विधि का उपनाम जो है वो भंडारकर विधि, भंडारकर विधि के नाम से सर्वप्रथम इस विधि को भंडारकर विधि के नाम से जाना जाता है। इस विधि को शास्त्रीय विधि के नाम से जाना जाता है। शास्त्रीय विधि कैसी विधि मानी गई है? ये शास्त्रीय विधि। और इस विधि को पाश्चात्य विधि के नाम से भी जाना जाता है। पाश्चात्य, किस विधि के नाम से? पाश्चात्य विधि के नाम से भी इस विधि को जाना गया। किस विधि के नाम से जाना गया? पाश्चात्य विधि। अब इस विधि को पाश्चात्य विधि के नाम से क्यों जाना गया? क्यों इसे पाश्चात्य विधि के नाम से जाना गया? क्योंकि लॉर्ड मैकाले द्वारा एक विकसित शिक्षा पद्धति,
लॉर्ड मैकाले के द्वारा विकसित जो शिक्षा पद्धति है वो इस विधि के ऊपर अत्यधिक प्रभाव होता है। इस विधि के ऊपर, व्याकरण अनुवाद विधि के ऊपर लॉर्ड मैकाले के द्वारा विकसित जो शिक्षा पद्धति थी उसका प्रभाव इस विधि पर देखा गया है। क्यों इसे पाश्चात्य कहा गया? क्योंकि लॉर्ड मैकाले ने जो शिक्षा पद्धति का जो विकास किया, शिक्षा पद्धति जो दी, उस विधि का प्रभाव, उसी पद्धति का प्रभाव इस विधि पर देखा जाता है, इसलिए इसे पाश्चात्य विधि के नाम से भी जाना गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये निर्मित हुआ 2-3 एग्जाम के अंदर, रीट के अंदर, 2 रीट के अंदर इसका प्रश्न निर्मित हुआ, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड के अंदर। इस व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से जाना जाता है? भंडारकर विधि के नाम से जाना जाता है। इसके अन्य उपनाम क्या हैं? शास्त्रीय विधि। और इसका अन्य उपनाम क्या है? पाश्चात्य विधि। इसका प्रवर्तन कब किया गया? 1835 में। इसके प्रवर्तक कौन है? श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। पाश्चात्य विधि क्यों किया गया? क्योंकि लॉर्ड मैकाले द्वारा विकसित जो शिक्षा पद्धति थी उसका प्रभाव इसके ऊपर दिखाई पड़ता है, अतः इसे पाश्चात्य विधि के नाम से भी जाना गया है। देखिए मित्रों, और इसके अंदर देखिएगा इस विधि के लाभ व उद्देश्य क्या है। लाभ व उद्देश्य, इस विधि के लाभ व उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। लाभ व उद्देश्य के अंदर देखें तो इस विधि को संस्कृत से अंग्रेजी व अंग्रेजी से संस्कृत में अनुवाद किया जाता है। इस विधि का संस्कृत से अंग्रेजी में व संस्कृत से अंग्रेजी में व अंग्रेजी से संस्कृत में इस विधि का क्या किया जाता है? अनुवाद किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है। इसलिए व्याकरण अनुवाद विधि के नाम से ये जानी जाती हैं। और क्योंकि संस्कृत से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से संस्कृत में इस विधि का जब अनुवाद किया जाएगा तो ही इसे अनुवाद विधि के नाम से जाना जाएगा और इसे भंडारकर विधि के नाम से भी जाना जाएगा। फिर इस विधि में स्थूल से सूक्ष्म की ओर कुछ इसके नियम भी हैं। ये विधि किस शिक्षण सूत्र का अनुसरण करती है? तो नंबर 1, नंबर 2, इस विधि में स्थूल से सूक्ष्म शिक्षण सूत्र की ओर, ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र की ओर, ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र की ओर, और सरल से कठिन शिक्षण सूत्र की ओर यह विधि अनुसरण करती है। कठिन किससे? संस्कृत से अंग्रेजी से, अंग्रेजी से संस्कृत में इस विधि का अनुवाद किया जाता है। दूसरा, इस विधि का लाभ व उद्देश्य, इसका उद्देश्य है यह विधि स्थूल से सूक्ष्म शिक्षण सूत्र की ओर और ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र की ओर, सरल से कठिन शिक्षण सूत्र की ओर अनुसरण करती है। ये विधि कौन सी विधि? व्याकरण अनुवाद विधि। फिर इस विधि के अंदर अभ्यास व शब्दकोश पर ज्यादातर बल दिया जाता है। अगर इसी के अगले उद्देश्य की हम बात करें, तीसरे उद्देश्य की, तो शब्दकोश के ज्ञान। किसके ज्ञान? शब्दकोश के ज्ञान व अभ्यास कार्य पर बल प्रदान किया जाता है। अभ्यास कार्य पर बल प्रदान किया जाता है। तीसरा, इसका उद्देश्य व लाभ क्या है? इस व्याकरण अनुवाद विधि में शब्दकोश के ज्ञान पर बल दिया जाता है व ज्यादातर अभ्यास कार्य के अंदर इसके ऊपर बल दिया जाता है। यदि हम चौथे इसकी लाभ व उद्देश्य की बात करें तो इसमें कठिन नियमों की अवहेलना करके, क्या इसके अंदर जो कठिन नियम होते हैं, तो चौथा हमारा इसके अंदर रहेगा इस विधि में कठिन नियमों की अवहेलना करके सरल नियमों के माध्यम से इसे प्रस्तुत किया जाता है। इस विधि में सरल वर्गीकरण, सरल नियमों के रूप से इसे प्रस्तुत किया जाता है। इस विधि को कठिन नियमों की इस विधि में अवहेलना की जाती है, क्योंकि शिक्षण सूत्र क्या है? सरल से कठिन की ओर। पहले सरल नियमों से फिर कठिन नियमों की ओर इसके अंदर जाया जाएगा। पहले सरल नियमों को सीखा जाएगा, सरल नियमों के माध्यम से, इस विधि के माध्यम से पाठ्यक्रम को पढ़ा जाएगा, फिर धीरे धीरे कठिनता की ओर इसके अंदर प्रवेश किया जाएगा। तो ये कितने नियम हो गए इसके अंदर? 4 लाभ व उद्देश्य इसके हो गए। संस्कृत से अंग्रेजी व अंग्रेजी से
संस्कृत में इस विधि के अंदर अनुवाद किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण, किस विधि में किया जाता है? प्रश्न निर्मित हो सकता है व्याकरण अनुवाद विधि में या भंडारकर विधि में। दूसरा, इस विधि में स्थूल से सूक्ष्म शिक्षण सूत्र व ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र व सरल से कठिन शिक्षण सूत्र का अनुसरण किया जाता है। मतलब पहले इस विधि के अंदर सभी जो पाठ्यक्रम की जो विषय वस्तु होती है उसको सरल विषय वस्तु को विद्यार्थियों को समझाया जाएगा उस पाठ्यक्रम को, फिर धीरे धीरे कठिनता की ओर प्रवेश किया जाएगा, कठिन सूत्रों के माध्यम से समझाया जाएगा। फिर इसके अंदर और महत्वपूर्ण बात क्या है? शब्दकोश का ज्ञान व अभ्यास कार्य का बल इस विधि के माध्यम से दिया जाता है। प्रश्न बन सकता है अभ्यास कार्य पर बल कौन सी विधि में दिया जाता है? व्याकरण अनुवाद विधि में दिया जाता है। फिर कठिन नियमों की अवहेलना किस विधि में की जाती है और सरल नियमों को प्रस्तुत किस विधि में किया जाता है? तो ये किस विधि में किया जाता है? व्याकरण अनुवाद विधि में। और रीट 2015 के अंदर लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर इसके अंदर से प्रश्न निर्मित हुआ, और रीट 2018 लैंग्वेज सेकंड के अंदर भी भंडारकर विधि के नाम से इसके अंदर प्रश्न निर्मित हुआ। तो इस विधि से 3 प्रश्न आज तक निर्मित हो चुके हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये विधि है। 2 विधियां हमने पढ़ी, दोनों के अंदर कितने प्रश्न निर्मित हो चुके? 6 से 7 प्रश्न निर्मित हो चुके हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकांशतः आज तक इन 2 विधियों से 6 से 7 प्रश्न निर्मित हो चुके हैं। और अब हम अन्य, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा, नहीं तो इस विधि को आप इसी तरीके से वीडियो को आप बैक जा करके रिवाइज करके इसको और आराम से देखिएगा। हर विषय वस्तु आपको अच्छे से समझ में आएगी और किस प्रकार से प्रश्न बनाने का तरीका वो भी आपको समझ में आएगा। अब हम चलते हैं अन्य जो प्राचीन विधियां हैं, अन्य जो प्राचीन विधियां हैं उनकी ओर चलेंगे। कुछ अन्य प्राचीन विधियां भी हैं जिन्हें ये पूछा भी जाता है कि इनमें से कौन सी प्राचीन विधि है या इनमें से कौन सी नवीन विधि है या नहीं है, नास्ति या अस्ति, इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जाता है। तो वो भी हम देख लें अन्य कौन सी प्राचीन विधियां मानी गई हैं उसके बारे में। तो देखिएगा अन्य जो प्राचीन विधियां 2 हम पढ़ चुके हैं। तीसरी जो अन्य प्राचीन विधि है मित्रों, जो तीसरी प्राचीन विधि है, हम उस विधि को प्रश्नोत्तर विधि भी कह सकते हैं। उस विधि को हम क्या कह सकते हैं? प्रश्नोत्तर विधि कह सकते हैं। कितने नंबर पर आएगी ये 3 नंबर पर आएगी। इस विधि का नाम है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि मित्रों, इस विधि का उपनाम, अब कुछ ऐसी विधियां रहेगी जिन्हें इस प्रकार के प्रश्न निर्मित करने में प्रयोग में लाया जाएगा कि ये विधि इनमें से कौन सी प्राचीन विधियां नहीं हैं, इनमें से कौन सी प्राचीन विधियां हैं, इनमें से नवीन विधियां कौन सी हैं और कौन सी नहीं है। अब ये जितनी भी विधियां आएगी और कुछ इनके उपनाम भी पूछे जा सकते हैं। तो इनके अंदर जो ये विधियां आएगी वो सारे के सारे इस प्रकार से प्रश्न निर्मित होंगे। तो आपको इसके उपनामों के बारे में जानकारी रखनी। प्रश्नोत्तर विधि, इसे किस विधि के नाम से जाना जाता है? इसे सुकराती विधि के नाम से भी जाना गया है। सुकराती विधि, इस विधि को किस नाम से जाना गया है? सुकराती विधि के नाम से। किस विधि को जाना गया है? प्रश्नोत्तर विधि को सुकराती विधि के नाम से जाना गया है। और अगले हम 4 नंबर पे चलेंगे जिसका नाम है मित्रों सूत्र विधि। क्या नाम है? सूत्र विधि। सूत्र विधि, सूत्र विधि के अंदर आप देख लीजिए पुराने समय में जो शास्त्र हुआ कर, जैसे अष्टाध्यायी आप ले लीजिए, वार्तिक पाठ ले लीजिए, ग्रंथ कात्यायन के द्वारा लिखा हुआ, अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखा हुआ, और आप गण पाठ ले लीजिए, धातु पाठ ले लीजिए, उनादि कोश ले लीजिए और इस प्रकार के जितने भी ग्रंथ है वो सारे के सारे सूत्र विधि के अंदर लिखे हुए हैं। अर्थात सूत्र विधि का कहाँ पर प्रकट होती है? ये अष्टाध्यायी नामक इस प्रकार के ग्रंथों में यह विधि देखने को मिलती है। फिर हम चलें परायण विधि। 5वें नंबर पर हम चलेंगे जिसका नाम है परायण विधि। परायण विधि को हम दोहरान विधि के नाम से भी जान सकते हैं। किस विधि के नाम से जान सकते हैं? दोहरान। इसका परायण का मतलब होता है दोहरान करना। दोहरान विधि के माध्यम से इस विधि को जाना जा सकता है। हिंदी में इसका पूछा जाए तो दोहरान विधि, परायण करना, किसी भी विषय वस्तु को मौखिक रूप से या लिखित रूप से याद करने के बाद में स्वाध्याय के माध्यम से उसका परायण करना, उसका दोहरान करना, इसे हम परायण विधि कहेंगे। फिर हमारे मित्रों 6 नंबर पे जो विधि है वो आएगी वाद विवाद विधि। क्या सी विधि आएगी? वाद विवाद विधि
जो हमारी छठे नंबर पर प्राचीन विधियों के अंदर आई है वाद विवाद विधि। दोस्तों इस विधि को अन्य किस नामों से जाना गया? देखिए, वाद विवाद विधि को संवाद विधि के नाम से जाना जाता है। किस विधि के नाम से जाना जाता है? संवाद विधि के नाम से जाना जाता है। इसी वाद विवाद विधि को शास्त्रार्थ विधि के नाम से भी जाना जाता है। किस विधि के नाम से जाना जाता है? शास्त्रार्थ विधि के नाम से भी इस विधि को जाना जाता है। अति महत्वपूर्ण ये वाद विवाद विधि है। इसे संवाद विधि के नाम से जाना जाएगा, इसे शास्त्रार्थ विधि के नाम से जाना जाएगा। अगली और महत्वपूर्ण जो 7वें नंबर पर एक हमारी विधि आती है जिसे हम कहेंगे व्याख्या विधि। किस नाम से जानी जाएगी? ये व्याख्या विधि के नाम से जानी जाएगी। अर्थात व्याख्याओं के माध्यम से पाठ्यक्रम को, विषय वस्तु को गहन मध्यम के अध्ययन के माध्यम से, व्याख्या के माध्यम, सूत्रों की व्याख्या करके उन्हें प्रकटित करना, उसे हम व्याख्या विधि कहेंगे। या व्याख्यान देना, किसी को व्याख्यान देना, उपदेश देना, उसे भी हम व्याख्या विधि के नाम से जाना जाता है। और व्याख्या विधि का जो अनुसरण किया है, सूत्र विधि का तो अष्टाध्यायी के माध्यम से महर्षि पाणिनि ने सर्वप्रथम इसका अनुसरण किया है। किसने किया इसका? महर्षि पाणिनि ने। परंतु व्याख्या विधि का जो एक ग्रंथ आता है महाभाष्य नामक एक ग्रंथ आता है, जो किसने लिखा है? महर्षि पतंजलि ने। किसने लिखा है? महर्षि पतंजलि ने इस ग्रंथ को लिखा है। तो इस व्याख्या विधि का अनुसरण किसने किया है? महाभाष्य ग्रंथ के माध्यम से पतंजलि ऋषि ने इस व्याख्या विधि का अनुसरण किया है। ये प्रश्न भी इसके अंदर पूछा जा सकता है। मित्रों, व्याख्या से मतलब है व्याख्यान। व्याख्यान या व्याख्या ये कितने प्रकार के होते हैं? षड्विधम व्याख्यानम। कितने प्रकार के? षड्विधम व्याख्यानम। अब ये कौन कौन से षड्विधम 6 प्रकार के होते हैं? तो इसके अंदर हम इसका ध्यान देंगे। सबसे पहला जो होता है वो होता है पदच्छेद। क्या कौन होता है वो? पदच्छेद। सबसे पहला जो इसका प्रकार होता है, इसकी व्याख्यान का प्रकार होता है, वो होता है पदच्छेद। दूसरा, हम यदि इसके बारे में बात करें तो पदार्थोक्ति। क्या हो जाएगा? पदार्थोक्ति। दूसरा जो इसका प्रकार है वो हो जाएगा पदार्थोक्ति। तीसरा जो इसका प्रकार है व्याख्यान या व्याख्या का, वो है विग्रह। क्या है मित्रों? विग्रह इसका प्रकार है। और इसके बाद में जो चौथा इसका प्रकार आएगा वो है वाक्य योजना। क्या है चौथा प्रकार इसका? वाक्य योजना। और पांचवा इसका जो प्रकार है मित्रों वो आ जाएगा आक्षेप। क्या आ जाएगा? आक्षेप इसका प्रकार है व्याख्या का, व्याख्यान का। और छठा जो इसका प्रकार है वो आ जाएगा समाधानम। क्या आ जाएगा? समाधानम। बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। पतंजलि के अनुसार व्याख्या विधि के कितने अंग माने गए हैं? कितने ये अंग माने गए हैं? व्याख्या विधि के अंग कितने माने गए हैं पतंजलि के अनुसार? महाभाष्य ग्रंथ के अनुसार कितने माने गए? कहीं पर 4 भी दे रखे हैं, किंतु पतंजलि के अनुसार 6 इस व्याख्यान के अंग माने गए। षड्विधम व्याख्यानम प्रकारकम अंगानी षड्विधानी अंगानी व्याख्या के 6 अंग है। कौन से? पदच्छेद नंबर 1, पदार्थोक्ति नंबर 2, विग्रह नंबर 3, नंबर 4 वाक्य योजना, नंबर 5वां है अंग इसका आक्षेप, और नंबर 6 इसका समाधानम। ये आपके हैं। अब ये हमने परंपरागत कितनी विधियां ली? 6 से 7 विधियों के बारे में हमने सीखा, और इनके उपविधियों, इनके उपनामों के बारे में हमने जाना। सूत्र विधि का कहाँ पर सर्वप्रथम प्रयोग किया? पाणिनि ने किया। पारायण विधि को दौरान विधि, वाद विवाद विधि के 2 उपनाम, और व्याख्या विधि के 6 अंग कहाँ पर? महाभाष्य पतंजलि ग्रंथ में। तो मित्रों, ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो ये आपकी प्राचीनतम और परंपरागत विधियों के बारे में हमने पढ़ा। और इसके अंदर आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। कोई भी चीज़ हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और आप इस वीडियो को अच्छी प्रकार से देखें। अपने मित्रों को देखने के लिए इसे प्रेरित करें, क्योंकि कोई भी यूट्यूब चैनल, कोई भी ऑनलाइन क्लासेस
इस प्रकार से आपको शिक्षण विधियां कभी नहीं पढ़ाएगी, कोई नहीं पढ़ाएगी, गारंटी के साथ मैं आप कहता हूं। हो सकता है देख करके और कोई अन्य पढ़ाना लग जाए तो अलग बात है, और अगर पढ़ाएंगे तो वो भी कॉस्टली, मतलब कोर्स को वो करवाएंगे तो वो पैसों के माध्यम से यूट्यूब चैनलों के अंदर उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको उसके लिए जो है भुगतान करना पड़ेगा। हम फ्री कॉस्टली जो हम इसको अध्ययन कर रहे हैं, आप अच्छे प्रकार से इसको पढ़िए, निरंतर पढ़िए। शिक्षण विधियां जो 15 अंक बाहर की आती है रीट, सीटेट और अन्य टेट के एग्जामों के अंदर, राज्यों के एग्जामों के अंदर, तो ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए कारगर साबित होगी। और निरंतर मैं इस प्रकार के वीडियो शिक्षण विधियों के गहनतम अध्ययन, सूक्ष्म अध्ययन के माध्यम से लाने वाला हूं, तो इनको आप देखिए और इसका भरपूर आनंद उठाइए और इसको अच्छी प्रकार से पढ़िए और अच्छे नंबर लेके आइए, ताकि रीट की एक सीट का सपना आप सबका पूरा हो सके। चलो कल हम चलेंगे नवीन विधियों की ओर, अर्वाचीन विधियों की ओर। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे प्रकार से देखें और अपने ज्ञान को, अपने शिक्षण विधियों को, ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करें। धन्यवाद।